गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 12वीं के हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, यानी क्लास 12th के हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस दूसरे चैप्टर का नाम है राजा, किसान एवं नगर, यानी कि और नगर के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर क्या कहता है और इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ना है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आप चैप्टर को, अगर आपके पास बुक है, कहीं भी अगर पीडीएफ वगैरह भी बुक का देखे हैं, तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया ईंट मन के तथा अस्थियां, यानी कि इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। ये दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है राजा, किसान और नगर। न केवल दूसरा चैप्टर, अगर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके आगे के जो भी चैप्टर्स आप देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको डेट देखने को मिलता है। जैसे कि दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ लगभग 600 से लेकर के जो ईसा पूर्व से है 600 ईस्वी तक का समय पढ़ना है। उसी प्रकार से अगर आप तीसरे चैप्टर में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक ही पढ़ना है। तो ये क्या है, इसमें क्या चीजें पढ़नी है और ये क्या बताता है, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ और इसके बाद मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले आप ये समझिए, हमारी जो हिस्ट्री है, यानी हमारे भारत का प्राचीन भारत का इतिहास है, हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे पुराना है उसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और जो उसके बाद का समय है, जो दूसरा नंबर वाला है, उसे हम बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। इसके बाद जो थर्ड वन है, जो थोड़ा सा नया है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इन तीनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई भी लिखा हुआ समय नहीं है, और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम लोग इसका निर्धारण करते हैं। जैसे कि पाषाण काल जो है, ये किस में आता है, प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। और आपको बता दें पाषाण काल कब से कब तक है, तो पाषाण काल अगर बात करें तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले का जो समय है वो किस में आता है, पाषाण काल में। और आज से 20 लाख साल पहले लोग पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं करते थे, जंगलों में रहते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, खाते थे और अपना जीवन को व्यतीत करते थे। उन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इस समय कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। पाषाण काल की अगर बात करें तो पाषाण काल को हम लोग फर्दर 3 काल में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल वह समय है जब हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी लिपि बहुत ज्यादा गूढ़ है। गूढ़ का मतलब क्या होता है, जो पढ़ नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा कह सकते हैं गुप्त भाषा है, जो अपठनीय है, यानी कि इसको हम लोग नहीं पढ़ पाए। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सैंधव सभ्यता, मतलब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये क्यों जानकारी जरूरी है, ताकि आप ये समझ सके कि हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना है और वो इतिहास में कहाँ पर आता है। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये बता रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता आता है, और मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता बता दिया। हालांकि ये सारी चीजें चैप्टर 1 में भी एक्सप्लेन किए थे। अब आइए इस वाले में, ऐतिहासिक काल में। यहाँ पर बात समझिएगा, ये जो ऐतिहासिक काल है इसमें हम लोग पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों तरह के साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, यानी इसमें लिखी हुई बात भी अवेलेबल है और हमने इसे पढ़ भी लिया है, और इस आधार पर हमने इस इतिहास को लिखा है। और अभी जो मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ, ये कहानी हमारी यहाँ से शुरुआत होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय का जो वर्णन है वो 12th हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में लिखा गया है। देखिए, हम लोग इतिहास को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि सबसे जो पुराना है वो पाषाण काल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा जो है वो कौन है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ लिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या आता है, उसको क्या कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो आता है उसे हम वैदिक सभ्यता या तो हम वैदिक काल कहते हैं। और इसी समय दुनिया में, या फिर कह सकते हैं भारत में, वेदों की रचना हो रही थी, जिसमें से 4 प्रकार के वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रकार से 4 वेदों की रचना की गई, और इस समय हमें वेदों से इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसे वैदिक काल कहते हैं। तो क्या हमें वेद के विषय में पढ़ना है? नहीं, इस चैप्टर में तो वेद के बारे में नहीं लिखा गया है। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है महाजनपद काल से, तो हम आपको पढ़ाएंगे महाजनपद के बारे में। और साथ ही साथ महाजनपद का संबंध जो है, उसी समय मौर्य साम्राज्य भी आए थे। न केवल मौर्य साम्राज्य बल्कि और भी बहुत सारे साम्राज्य आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिक्र इस चैप्टर में किया गया है वह है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो हम इस
पूरे चैप्टर में मौर्य साम्राज्य और महाजनपद के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद का जो समय है वो गुप्त काल आता है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल गुप्त काल ही आते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरे शासन व्यवस्था आते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण गुप्त काल है। तो इस पर भी हम एक स्पेशल वीडियो आपको जरूर लेके आएंगे, क्योंकि अगर आप 12th हिस्ट्री कहीं भी पढ़िएगा तो इसमें एक का नाम आता है प्रभावती गुप्त, जिसका संबंध गुप्त काल से ही है। न केवल प्रभावती गुप्त, बाकी और भी गुप्त आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब आपको थोड़ा सा किताब के विषय में बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि 12th हिस्ट्री में लिखा क्या गया है। तो भारतीय इतिहास, हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं 12th हिस्ट्री का, इसमें हमारे पास 3 किताबें हैं, पहला, दूसरा और ये कौन है, तीसरा। अब ये तीनों किताबें कहाँ संबंध रखता है? देखिए, हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे। पहला जो है सबसे ज़्यादा पुराना है, उसे हम प्राचीन भारत कहते हैं या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास कहते हैं। और हमारी जो ये पहली वाली किताब है, जिसे भाग 1 कहते हैं, इसमें प्राचीन भारत के इतिहास की कहानी दी गई है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद का समय दिया गया है। उसी प्रकार से दूसरा है मध्यकालीन भारत, जब भारत में मुगल वगैरह आते हैं, बाबर वगैरह, शाहजहां वगैरह, तो वह जो समय है उसे मध्यकालीन भारत कहा जाता है। और ये जो दूसरा किताब है, इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जिक्र किया गया है। इसके बाद तीसरा समय आता है, और तीसरा जो समय है वो क्या है, आधुनिक भारत है। इसमें भारत में अंग्रेज आते हैं, बाकी सभी और भी बहुत सारे जो है यूरोपीय आते हैं, और फिर वो यहाँ पर शासन करने लगते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और फिर भारत में आंदोलन की शुरुआत होती है, लड़ाई होती है, और हम लोग क्या करते हैं, भारत से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा देते हैं, और फिर हम आज़ाद हो जाते हैं। भारत में संविधान का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें, कहानी इस किताब में लिखा गया है, जिसे आधुनिक भारत कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों किताबों में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। और अब आइए पढ़ते हैं आगे और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर 1 में पढ़े थे, वो कहाँ से था? तो 2500 से लेकर के, जो सर्वमान्य तिथि है, 2500 से लेकर के 1750 तक ये सर्वमान्य तिथि है। तो 2500 अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर के 1750 की अगर बात करें, तो यहाँ तक का जो समय है, इस समय को हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय। यानी 2500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है, और 1750 में ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। 1750 से लेकर के 1500 तक का जो समय है, इसे हम अज्ञात काल कहते हैं। यहाँ पर आपको पीले रंगों में दिख रहा होगा, ये अज्ञात है। अज्ञात का मतलब होता है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ना कोई साक्ष्य मिल रहा है, ना कोई लिखी हुई बातें मिल रहा है। इतिहासकार इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और इन पर कोई भी इतिहास नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी समय है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब इसके बाद का जो समय आता है, उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वैदिक काल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऋग्वेद के काल जो है वो कब से कब तक आता है, इसके विषय में जानना जरूरी है। तो पहले ये समझिए, हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेकर के 1750 तक है। इसके बाद एक अज्ञात काल आता है। अज्ञात काल कब से कब तक है, मतलब कौन सा ऐसा समय है जिसके विषय में हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो अज्ञात काल है 1750 से लेकर के 1500 तक, ये जो समय है इसे हम अज्ञात काल कहते हैं। इसके बाद आता है वैदिक युग, और वैदिक युग में एक आता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो 1500 से लेकर के 1000 तक को हम लोग कहते हैं वैदिक काल, और ये पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता था वो कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो पहले आता है ऋग्वैदिक काल और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, और इसी में जो है इसकी किसकी रचना होती है, वेदों की रचना होती है। अब ये जो वैदिक सभ्यता है, और मैंने आपको बताया 2 काल है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे क्या बोलेंगे, ऋग्वैदिक काल कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ टाइमलाइन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1500 शुरुआत हो रहा है, और 1500 से लेकर के अगर हम लोग जाते हैं 1000 तक, यहाँ तक का समय, यहाँ तक का जो समय है, इसमें जो भी दुनिया में घटित हुई है भारत में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के दौरान ऋग्वेद एक किताब है, इसकी रचना हुई थी, ऋग्वेद किताब की रचना हुई थी। तो टोटल 4 वेद है, जिसमें से एक की रचना कब हुई है, ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद का समय जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो यहां से अगर शुरुआत करते हैं,
तो यहाँ से शुरुआत हो रहा है 1000 से लेकर के 1000 से कहाँ तक जाना है, 600 तक जाना है। तो 1000 से 600 तक का जो समय है ये इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और ये उत्तर वैदिक काल जो है इसमें ही किसकी रचना होती है, बाकी सारे वेदों की रचना होती है। तो बाकी सारे जो अन्य वेद है उसका नाम क्या है, तो पहला है सामवेद, दूसरा है अथर्ववेद और तीसरा है यजुर्वेद। तो इस प्रकार से 4 वेद की रचना हो जाती है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और इन तीनों की रचना बाद में होती है, इसीलिए हम इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या चीजें लिखी गई है। और हमारा जो ये वाला चैप्टर शुरुआत होता है, ये कहाँ से शुरुआत होता है, तो ये शुरुआत होता है 600 के बाद। जैसा कि चैप्टर में लिखा हुआ है कि चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे, इसमें राजा नगर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे 600 से लेकर के 0 तक पहुंचेंगे, फिर आगे 600 तक पढ़ेंगे। यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 600 ईस्वी सन तक, किसमें, चैप्टर 2 में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 600 से लेकर के 600 तक ये क्या लिखा हुआ है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था। 600 से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का समय में लोह युग आ गया था। यानी इससे पहले केवल और केवल कांसा का यूज होता था, लेकिन अब लोग लोहे को भी पहचान चुके थे, लोहे से वस्तुएं बनाने, औजार बनाने, इन सभी चीजों के विषय में सीख चुके थे। तो ये जो समय है इसे हम लोह युग कहते हैं। और इसी समय दुनिया में 16 महाजनपदों का विकास होता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद जो होता है वो मगध महाजनपद होता है, और जिसमें अलग अलग राजा राज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक जो है वो राज करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो आइए पढ़ते हैं। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं अवेलेबल हूं इन सभी सोशल मीडियाज पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो आप सबों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अभी तक अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ऐसे बेहतर वीडियोज के लिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के तरह ही मैं वीडियोस को अवेलेबल कराता हूं। तो छोटा एक सवाल हमारे मन में आ रहा होगा कि ये जनपद क्या होता है। जैसा कि आपको बता चुके हैं 16 महाजनपद का विकास हो रहा है। तो जनपद का अर्थ क्या होता है, तो जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है पैर। जनपद का अर्थ हो गया एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन यानी कि लोग रह रहे हो, कुल का मतलब घर होता है, वह कुल रह रहा हो, वहां पर अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। पांव रखने का मतलब क्या हो रहा है, वो बस जाता है, तो उसे हम जनपद कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों से मिलता है, यानी कि इस शब्द का प्रयोग प्राकृत भाषा में भी मिलता है और संस्कृत भाषा में भी मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जो जन है यानी कि जनपद, उसको कई विस मिलकर बनाते हैं। और विस क्या होता है, बहुत सारे कुल, मतलब घर गांव मिलकर के बनाते हैं। बहुत सारे कुल नहीं है, इसमें बोलेंगे ग्राम। और बहुत सारे ग्राम किससे मिलकर के बनते हैं, कुल मिलकर के बनते हैं। मतलब आप ये सा समझिए कि जब बहुत सारे घर मिलते हैं तो बन जाते हैं गांव, और जब बहुत सारा गांव मिलता है तो बन जाता है विस, और जब बहुत सारा विस मिलता है तो बन जाता है जन। तो जन एक तरह से आप समझ लीजिए राज्य है। जन एक तरह से क्या है, राज्य है। और इसी तरह से जब जन बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं महाजनपद। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनपद क्या होता है और महाजनपद क्या होता है। अब आपको ये बता दिए कि जनपद कैसे महाजनपद बनता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि हथियारों का प्रयोग होने लगा था। लोहे की खोज के बाद लोग खेती में वृद्धि करने लगे थे, और इन कारणों से जो जनपद था उसका आकार बड़ा होने लगा था, उसमें वृद्धि होने लगा था, और इस तरीके से वह बन गए थे महाजनपद। तो पहले जनपद ही था, लेकिन जनपद ही जब बहुत बड़ा हो गया तो उसका नाम क्या हो गया, महाजनपद। उस समय इतिहास में मुख्य रूप से, माफ कीजिए आगे, तो उस समय इतिहास में मुख्य रूप से 16 महाजनपद था, और जिसमें सबसे बड़ा कौन था, मगध महाजनपद था। जनपद आपको बता दिए। तो पहले क्या होता है, पहले होता है कुल, या तो हम इसे गृह कहते हैं। ठीक है, कुल को कहते हैं क्या, गृह कहते हैं। गृह का मतलब घर। तो मान लीजिए ये घर है, बहुत सारा घर मिलेगा तो क्या बनेगा, ग्राम बनेगा। और ग्राम में एक प्रधान हुआ करता था, इस प्रधान को ग्रामीणी कहते थे, या तो हम ग्रामिक कहते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कुल है, कुल का मतलब घर होता है। और जब बहुत सारा
ग्राम, देखिए ये क्या, बहुत सारा कुल मिलके ग्राम बना दिया। और जब बहुत सारा ग्राम मिलेगा मतलब बहुत सारा गांव मिलेगा तो क्या बना देगा, विष बनाएगा, ठीक है। और विष, प्रत्येक विष में एक प्रधान होता था और उस प्रधान को हम विषपति कहते थे। तो सब चीज हम आपको बताते चल रहे हैं। देखिए घर का जो प्रधान है, यहाँ पर बताने भूल गए, इसका जो प्रधान है इसे कुलप कहते थे या तो गृहपति कहते हैं। और जो ग्राम का प्रधान होता है उसे हम ग्रामीणी या तो ग्रामिक कहते हैं। और फिर आता है क्या कहते हैं, विष, बहुत सारा ग्राम जब मिल जाता है तो विष, तो विष के प्रधान को क्या कहते थे, विषपति। और जब बहुत ज्यादा विष मिल जाता है तब बनता है जन, और जन से बन जाता है महाजनपद। अब आइए 16 महाजनपद, चूंकि इस चैप्टर में आ चुका है 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद का नाम बताइए क्या नाम है। तो 16 महाजनपद में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो ये है 16 महाजनपद। यहाँ पर मैप है, तो बिना मैप में देखे समझा नहीं जा सकता है। आइए मैप में दिखाते हैं। तो ये बात देख सकते हैं, ये है अंग, ये है वंग, ये मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, पांचाल, गांधार, कंबोज। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं, हमारे जनपद यानी महाजनपद है। ओके, काउंटिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 यानी 15वां, और ये हो गया 16वां। तो कुल मिलाकर के 16 महाजनपद है। और आपको हमने मैप पर भी दिखा दिया वह सारे महाजनपद कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर मौजूद है। और जिसका नाम सबसे बार बार आएगा वह है मगध महाजनपद। तो आप एक बार देख लीजिए मगध महाजनपद कहाँ पर है। और एक और नाम आएगा राजगीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बगल में ही यहाँ पर क्या है, राजगीर है। और राजगीर का नाम इसलिए आएगा क्योंकि ये उसकी राजधानी थी। तो सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है, सबसे बड़ा महाजनपद है मगध। और इस मगध पर बहुत सारे शासकों ने शासन किया। तो मगध यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा महाजनपद था। और इसका क्षेत्र जो है आज की बिहार का जो क्षेत्र है ना, उसके क्षेत्र के है आसपास था। उस समय बिहार और झारखंड को, अभी तो बिहार और झारखंड अलग हो गया है, तो बिहार और झारखंड को मिला दीजिए, ठीक है। तो जो बिहार बनेगा उस बिहार का क्षेत्र और कुछ और भी ज्यादा क्षेत्र को मिलाइएगा तो बन जाएगा मगध महाजनपद। इसमें अलग अलग शासकों ने, अलग अलग वंशों, अलग अलग शासकों ने राज किया। हर्यक वंश के शासक ने राज किया, शिशुनाग वंश के शासक ने राज किया, नंद वंश के शासक ने राज किया, और अंत में मौर्य वंश के शासक ने राज किया। इसके बाद भी बहुत सारे शासक आए जिसमें गुप्त वंश भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासक आते हैं। तो इन सभी शासकों के विषय में हमें पढ़ना है। तो क्या हो रहा था, इतने सारे शासक क्यों आ गए थे, पहले ये समझिए। लोह युग, लोह युग मतलब लोहे का युग। और कब से है, 600 से लेकर के 600 तक। 600 का मतलब हो गया 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। तो अगर हम कहीं भी 600 से 600 बोलेंगे तो आप याद रखिएगा इसका कहने का मतलब है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी हम बोल रहे हैं। लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं के रहन सहन में परिवर्तन आया। लोग लोहे से हल बनाने लगे, लोहे से हथियारों का प्रयोग करने लगे। और हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई, क्योंकि पहले केवल लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जिससे मेहनत बहुत ज्यादा लगता था और फल बहुत ही कम प्राप्त होता था। अब क्या हो रहा था, लोहा जो है बहुत ज्यादा कठोर धातु था और इससे जल्दी और कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता था। तो लोगों के पास धन जो है इकट्ठा होने लगा था, पैसा ज्यादा इकट्ठा होने लगा था। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनने की शुरुआत हुई थी। अब हथियार जब बनेगा तो लड़ाइयाँ, युद्ध, ये सारी चीजें होने लगेगा और इससे महाजनपदों का विकास होने लगा था। मतलब महाजनपद फैलने लगे थे, क्योंकि जो शासक थे, जो राजा थे, वो युद्ध करके तरह तरह के नए नए क्षेत्र को जीतने लगे थे। मगध पर शासन करने वाले अलग अलग वंश, जैसा कि मैंने आपको बताया हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में कौन से राजा थे जिन्होंने ज्यादा शासनकाल किया, तो बिंबिसार ये राजा हैं। अजातशत्रु लिख देते हैं। फिर उद्दीन या उद्यनी कहते हैं। फिर नागदशक। फिर शिशुनाग वंश का स्थापना होता है और इनके संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। फिर आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक है महापद्म नंद। अंतिम शासक की बात करें घनानंद, और इसी घनानंद को मार देता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त या मौर्य याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को मार करके मौर्य वंश का स्थापना करते हैं।
क्यों, इसका कारण आपको बताते हैं। घनानंद बहुत ज़्यादा घमंडी था, बहुत ज़्यादा घमंडी राजा था, और घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था। और चाणक्य बहुत ही चतुर थे, इनकी कूटनीति, राजनीति आज भी लोग पढ़ते हैं और इससे तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं। तो आप समझ सकते हैं चाणक्य कितने तेज होंगे। इनका अपमान किया इन्होंने। एक छोटे से लड़के चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर दिया राजा के लिए। सोच सकते हैं, छोटा सा बच्चा को तैयार किया राजा के लिए, और इसने बहुत ज्यादा दाव पेच करके घनानंद को हराकर मार दिया और इसके राजपाट को समाप्त कर दिया, और खुद इस नंद वंश के शासक को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। तो इस तरह से नंद वंश भी खत्म हो गया और कौन आ गया, मौर्य वंश आ गया। तो अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य। ये राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बेटे का नाम है बिंदुसार और उनके बेटे का नाम है अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत महान राजा थे, और इसके अलावा अशोक भी बहुत ही महान राजा थे। तो अशोक चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। ये बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़े थे, और यहाँ तक कि कलिंग की लड़ाई में इन्होंने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था। कलिंग की लड़ाई आपको आगे बताएंगे। और कलिंग की लड़ाई करने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इस वजह से इसके बाद वाले जितने भी राजा आए वो शक्तिशाली नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म कभी भी हिंसा को साथ नहीं देता, लड़ाई झगड़ा को साथ नहीं देता है। इसलिए ये राजा, जितने भी इनके बाद के राजा आए वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, और फिर अंत में जाकर मौर्य वंश का खात्मा हो जाता है। चाणक्य के बारे में बताएं। चाणक्य बहुत ज़्यादा होशियार थे, और इनके बलबूते पर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो चाणक्य के बारे में कहा जाता है, चाणक्य का एक नाम है कौटिल्य। तो चाणक्य को हम कौटिल्य कहते हैं, और एक और नाम है विष्णुगुप्त। तो दोनों नाम याद रखना है। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इन्होंने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया और मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित किया। उस दौर के अंदर इनका शासन अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला था, तो बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो अगर आप इस मैप में देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र से यहाँ पर अफगानिस्तान के बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी किस में था, भारत के ही क्षेत्र में आता था। और इसको किसने जीता था, इसको जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में आता था। मौर्य साम्राज्य के विषय में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से इनकी इतिहास लिखा गया है। तो आइए अब हम इनके इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी इतिहास को जानने का हमारे पास दो स्रोत होते हैं। पहला जो स्रोत है उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और दूसरा जो है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, आइए समझते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्य मतलब किताब वगैरह आता है। जैसे कि चाणक्य का नाम अगर आ रहा है तो चाणक्य ने भी उस समय किताब लिखा था। उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किताब है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र नहीं लिखा गया। अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं देश की जीडीपी क्या है, देश कैसे विकास करता है, और अलग अलग आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, पैसे कैसे इनकम होता है, बैंक क्या होता है, ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन इस अर्थशास्त्र की किताब में, जिसको चाणक्य ने लिखा है, इसमें ये सारी बातें नहीं लिखा गया। इसमें लिखा गया है राजनीति। राजनीति का मतलब राजा कैसे जीत सकता है, राजा कैसे दूसरे क्षेत्र को बढ़ा सकता है, राजनीति क्या होता है, कूटनीति क्या होता है, ये सारी चीजें इस किताब में लिखी गई है। इसके बाद यूनान का एक राजदूत था। यूनान एक देश का नाम है। इसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज द्वारा इनके द्वारा भी किताबें लिखी गई है, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो इन्होंने जिस किताब को लिखा था उसका नाम था इंडिका। फिर आते हैं एक और नाम विशाखादत्त या फिर विशाख दत्त कहते हैं। तो इन्होंने जो किताब लिखा था उसका नाम था मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर राक्षस होगा, ठीक है। फिर एक ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। तो ब्राह्मणों द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, ब्राह्मण ग्रंथ, धर्म ग्रंथ या धर्मशास्त्र। इन सारी चीजों से भी हमें मौर्य शासन के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें किस में आता है, साहित्यिक स्रोत में आता है, यानी किताबों वाले में आता है। इनके अलावे भी जब मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा तेज था, अपने शिखर पर था, अशोक जब बहुत महान बने थे तो वे बहुत ज्यादा मंदिर बनवा रहे थे, बहुत ज्यादा निर्माण कार्य करवा रहे थे।
तो उन निर्माण कार्य में जो भी या मंदिर वगैरह जो भी वो बना रहे थे, इमारत बनवा रहे हो या स्तूप बनवा रहे हो, उन सब में वो क्या करते थे, अपनी लिखवा देते थे कि ये मंदिर मैंने बनवाया, इसे मैंने इस पूरे निर्माण करवाया है और इसमें ये खर्च हुआ है। तो पूरी तरह से उसमें जानकारी लिखी हुई रहती थी। तो उन सभी चीज़ों से भी पता चलता है, जो भवन है उस समय का, जो स्तूप है जो उन राज्य के राजाओं ने बनवाए थे, उनसे भी पता चलता है। इन्हें हम अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख। और उस समय जो मूर्ति कला था, उस मूर्ति कला से भी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमें मौर्य साम्राज्य के जानकारी के दोनों स्रोत मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्तूप है और ये है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज चाणक्य तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मेगास्थनीज भी देखना जरूरी है। तो मेगास्थनीज ये रहा और ये रहा स्तूप। तो इसे हम स्तूप कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो गौतम बुद्ध है उनकी अस्थियों को समर्पित किया गया है और इसे ही स्तूप कहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वो इस स्तूप को घूमने के लिए जरूर आते हैं। ऐसे ऐसे भारत में न केवल एक स्तूप है बल्कि बहुत सारे स्तूप अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में सांची का स्तूप है। ओके, अब आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल में किस प्रकार का प्रशासन चलता था? तो मौर्य काल में प्रशासन केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है जो राजा है वो सबसे बड़ा हेड होगा, वो जो कहेगा वही लागू होगा और राजा के बात को सबको मानना पड़ेगा। राजा के पास कोई नहीं, आप देख सकते हैं जैसे होता है ना, अगर राष्ट्रपति कोई बात कह देते हैं हमारे देश में तो राष्ट्रपति की बात सब जगह लागू होती है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री उनको बोल सकते हैं कि इसे बदल लीजिए, या फिर और भी बहुत सारे मंत्री हैं जो सलाह दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास रिस्ट्रिक्शन है, वो अपने फैसले को बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। भारत में तो कई कई ऐसे कानून होते हैं जो लागू होने के बाद भी बदला जा सकता है आंदोलन के जरिए। ये केंद्रीय शासन नहीं है। केंद्रीय शासन में होता है कि एक बार राजा ने जो बोल दिया वो लागू हो जाएगा, उसे लागू करना ही पड़ेगा, किसी हर हाल में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे टॉप पर होता है। इसके बाद कोई नहीं, आप देख सकते हैं। इस तरह के शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन कहते हैं और एकात्मक शासन संपूर्ण राज्य पर था और उस पर किसका नियंत्रण था? राजा का नियंत्रण था। राजा क्या है? न्यायाधीश है। न्यायाधीश का मतलब राजा जो कहेगा वही। अगर उन्होंने बोल दिया कि इसका सिर कलम कर दो, फांसी का सजा दे दो, तेल की कढ़ाई में से तल दो, तो वो उनको करना पड़ेगा। तो न्यायाधीश भी कौन है? राजा ही है। सेना का प्रमुख वह भी कौन है? राजा ही है। सेना को अगर आदेश देना है लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो सबसे ज्यादा पावर किनके पास है? राजा के पास है। जितना भी मंत्री है, मंत्री सबका हेड भी कौन है? राजा ही है। और अगर किसी भी मंत्री को हटाना है, किसी भी मंत्री परिषद की स्थापना करना है, तो भी कौन करेंगे? वह राजा करेंगे। और इन सब में सबसे नीचे कौन रहता है? इसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण परिवार के लोग रहते हैं। गांव में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा नीचे रहते हैं। और सबसे उस बीच में कौन रहते हैं? सेना में भाग लेने वाले लोग या फिर राजा के संपर्क में रहने वाले लोग, व्यापारी, ये सभी उनके शासन सबसे ज्यादा करीब रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया केंद्रीय शासन व्यवस्था था और इस प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रांतीय प्रशासन का गठन किया गया था। तो बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय शासन को कुमार संभालते थे, कुमार मतलब राजकुमार वगैरह, और कुमार के साथ उनकी सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे जिन्हें महामात कहते थे। तो महामात लिख देते हैं, यहाँ पर गलत लिखा गया, महामात, ठीक है, महामात। तो यहाँ पर तो लिखा है महामत, तो महामत कहते थे। इसे समझिए इस प्रकार से कि ये मान लेते हैं कि पूरा भारत है और इस पूरे भारत का जो हेड होगा, मान लेते हैं ये पूरा राज्य है, इसका जो मालिक होगा वो कौन है? राजा। राजा जो कहेगा वो उसको मानना पड़ेगा। तो ये हो गया केंद्रीय शासन व्यवस्था। लेकिन इतने बड़े देश को चलाना एक राजा के हाथ में नहीं संभव है। तो राजा क्या करेगा? छोटा छोटा क्षेत्र में बांट देगा, जैसे कि भारत को अलग अलग राज्यों में बांट दिया है। तो ये जो राज्य है ये कहलाया प्रांत। अब इतने बड़े राज्य को भी चलाना मुश्किल है, तो राज्य को भी अलग अलग छोटा छोटा क्षेत्र में बांट देगा। जैसे कि अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड को अलग अलग जिलों में बांटा गया है, जिससे जैसे कि रांची है एक जिला। तो यहाँ पर कौन सा शासन व्यवस्था होगा? स्थानीय शासन व्यवस्था। तो आपको समझ में आ गया केंद्रीय शासन व्यवस्था कहाँ लागू होगा, प्रांतीय कहाँ होगा, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्थानीय। तो स्थानीय शासन में मुख्य रूप से पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र जो है उसकी राजधानी थी। यहाँ पर कुल 6 समितियां था। 6 को क्या है? समिति थी। तो अलग अलग समिति थी और हर समिति में कितने सदस्य होते थे? 55। तो 55 और 6 गुना कर दीजिएगा तो आएगा 330। तो कुल मिलाकर के 303 सदस्य
330 सदस्य होते थे। तो 3 तरह का प्रशासन व्यवस्था था। पहला था केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, दूसरा था प्रांतीय शासन और तीसरा कौन है, स्थानीय शासन। अब देखिए सैन्य व्यवस्था, सेना की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। देखिए विशाल साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य, जैसा कि आप देख चुके हैं मानचित्र में। इसकी रक्षा करने भी जरूरी है। तो रक्षा करने के लिए मगध साम्राज्य विशाल सेना था। तो मगध साम्राज्य जो था, चाहे मौर्य साम्राज्य बोलिए या मगध साम्राज्य, चाहे उसमें जो भी राजा आया, उनके पास बहुत ज्यादा विशाल सेना थी। और इसकी व्यवस्था के लिए 30 लोगों की 6 समितियां बनाई गई थी। 30 लोगों की 6 समितियां, मतलब ये मान लेते हैं ये पहली समिति है और इसमें कितने सदस्य हैं, 5। फिर ये दूसरी समिति है, इसमें कितने सदस्य हैं, 5। फिर ये तीसरी है, इसमें भी कितने हैं, 5। और ऐसे करते करते कितनी समिति बनाई गई थी, 6 समितियां बनाई गई थी। तो 6 समिति में अगर 5-5 सदस्य होगा तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे, 30। तो यहाँ पर वही लिखा है कि 30 लोगों की कितनी समितियां थी, 6 समितियां बनाई गई थी। और प्रत्येक में 55 लोग हुआ करते थे। यानी ये 5 लोग तो हेड हैं, लेकिन इसके बाद भी 55 लोग क्या है, उनके आगे पीछे काम करने वाले लोग हैं। और अगर टोटल सैनिक की गिनती करें, इससे भी छोटा मोटा जो है, तो 6 लाख ऐसे सैनिक थे जो केवल पैदल चलते थे। 30,000 ऐसे सैनिक थे जो घुड़सवार थे, यानी घोड़ा पर सवार होकर चलते थे। और 9,000 ऐसे सैनिक थे जो हाथी लेके चलते थे। और लगभग 8,000 ऐसे थे जो रथ लेकर के चलते थे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा सेना होगा। यहाँ पर गिनती तो लाखों और हजारों में ही चल रहा है। तो बड़ा सेना था, कारण इसका यही है कि साम्राज्य बहुत बड़ा था। अलग अलग समिति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कितनी समितियां थी, 6 समितियां थी। और इन 6 समितियों का अलग अलग कार्य होगा। तो कौन कौन सा कार्य था, तो पहली समिति जो थी वह पैदल सैनिक को देखता था, उस कहाँ तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, उसका क्या कार्य है, ये सारी चीजें। तो 6 लाख सैनिक को देखने के लिए बहुत सारे लोग थे, जैसा कि मैंने बता दिया कि सब में कितने 55 से ज्यादा लोग थे। 55 तो मुख्य थे, 5 और भी थे, 60 लोग हो गए। दूसरी समिति का काम था घुड़सवार सैनिक को देखना। तीसरा था नौसेना, उस समय नौसेना भी था, नाव वगैरह वाला, तो नौसेना को देखना। चौथी समिति का काम था रथ सेना को देखना। और 5वां का काम था हाथी सेना को देखना। और ये 6ठा का काम किसी भी सेना को नहीं देखना, बल्कि इनका काम था कि अस्त्र शस्त्र कहाँ कम पड़ रहे हैं, अगर उसे बनवाने की जरूरत है तो बनवाएगा, ठीक करवाने की जरूरत है तो ठीक करवाएगा। और इतने सारे सैनिकों को भोजन खिलाने की व्यवस्था करना, क्योंकि बहुत सारा सैनिक है तो सबको खाना भी खिलाना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया अलग अलग समिति कौन सी थी और इनका क्या कार्य था। अब थोड़ा डिटेल में इसे एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि प्रशासन किस प्रकार से वहां पर चल रहा था। तो आप पहले देखिए, आपको बता दिए प्रशासन का एक है राज्य वाला, ठीक है। तो आप यहां पर आपको बोल रहे हैं प्रांतपाल। तो प्रांतपाल किसको देखेगा, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जो केंद्रीय के बाद आता है। और इसमें कौन आते थे, केवल और केवल राजकुमार आते थे। तो राजकुमार को क्या कहेंगे, प्रांतपाल कहेंगे। जो प्रांत का शासक होगा उसे क्या कहेंगे, प्रांतपाल। जैसे कि अगर पूरे देश का मंत्री तो वह क्या हो गया, प्रधानमंत्री। और राज्य का मंत्री तो वह कौन हो गया, मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से अगर कोई प्रांत का है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रांतपाल। और ये राज्य का प्रशासन करता था। और इसमें ज्यादातर इधर उधर से कोई बाहरी आदमी नहीं होता था, ये केवल राजकुमार होते थे, राजा के बेटे। अब ये जो प्रांतपाल है इसके पास एक मंत्री परिषद होता था। तो प्रांतपाल अकेला आदमी ये कुछ कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसकी सहायता के लिए, मदद के लिए इनके पास होते थे मंत्री परिषद। और दूसरा होता था महामात्य। क्या होता था, महामात्य। तो केवल ये प्रांतपाल का मदद करने के लिए होते थे। फिर उन प्रांतों को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था मैप में, कि जो प्रांत है इसको किस में बांटा जाता था, स्थानीय शासन के लिए जिला में बांटा जाता था। तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि प्रांत को किस में बांटा जाता था, जिलों में बांटा जाता था। फिर जिलों को किस में बांटा जाता था, गांव के समूहों में बांटा जाता था। तो जो जिला है उसे हम प्रादेशिक कहते थे। तो जिला का प्रशासन का प्रमुख को क्या बोलते थे, प्रादेशिक। और यहाँ पर एक और नाम आएगा, इसका नाम है रज्जुक। तो रज्जुक कौन होता है, तो रज्जुक कोई नहीं बल्कि ये जमीन मापने का कार्य करता था, उन्हें हम रज्जुक कहते थे। तो प्रशासन समझ में आ गया। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। और इसका प्रधान होता है ग्रामीणी या तो ग्रामिक। तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव थी। तो इससे छोटा कुछ भी नहीं था।
अब आइए न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। तो न्याय वगैरह पर किसका अधिकार है? जैसा कि बोल चुके हैं, न्याय वगैरह पर केवल और केवल राजा का अधिकार है। राजा जो बोलेगा वही लागू होगा। अगर किसी को राजा ने बोल दिया कि इसको फांसी का सजा दे दीजिए तो फांसी का सजा हो जाएगा। तो मौर्य शासन के दौरान न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से राजा के हाथ में था। राजा जो कहेगा वही करना पड़ेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ये किताब का नाम है। अर्थशास्त्र के अनुसार कुल 18 प्रकार के दंड दिए जाते थे। जो भी व्यक्ति गलती करता था तो कितने प्रकार के दंड थे? 18 प्रकार के दंड में अलग अलग कोई भी आपको एक दंड मिल सकता है। और दंड इतना कठोर था कि लोग गलती करने से डरते थे। तो दंड के कठोर होने के कारण पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहती थी और अपराध बहुत ही कम होते थे। तो अगर आपको अपराध कम करना है तो न्याय व्यवस्था में सुधार कीजिए और दंड को कठोर रखिए, तभी लोग डरेंगे और न्याय व्यवस्था बेहतर कायम होगा। ये कहाँ से सीख रहे हैं? ये अर्थशास्त्र की किताब से सीख रहे हैं। किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। और ये क्या है? राजनीति चलाने का काम करते हैं। अब आता है राजस्व, यानी कि कर वगैरह। पैसा तो चाहिए, इतना बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो ये पुराना ही नियम है। क्या? कर लेना। कर का मतलब होता है टैक्स लेना। किससे? अभी भी हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को। उस समय भी जनता टैक्स देती थी, लेकिन टैक्स सीधे लिया जाता था। तो कृषक जो होता है वो कृषि करता है, यानी कि किसान। तो किसान जो भी पैदा करता है उसका 1/6 हिस्सा, यानी कि 1/6 छठा हिस्सा क्या कर लिया जाता था? राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। अब इसे समझिए, यहाँ पर एक सर्कल है। आप समझिए कि एक किसान ने इतना अनाज उपजाया जितना ये गोला दिख रहा है। इस गोले में जितना भी अनाज उपजा उसे 6 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा और एक भाग जो है वो राजा ले जाएगा। क्या करेगा? राजा ले जाएगा। बाकी जो 5 भाग बचा हुआ रह गया वो किसके पास रह जाएगा? किसानों के पास रह जाएगा। आपको पता है जब हमारे देश में अंग्रेज आया था तो उसने कौन सा नियम लगाया था? उन्होंने 10/11 वाला भाग लगाया था, यानी पूरे अनाज को 11 बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा और 10 भाग अंग्रेज ले जाएंगे और आपके पास बचा हुआ रहेगा 1 भाग। तो आप बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन बेहतर था कि अंग्रेजों का? तो यहां से आपको पता चला ना, राजा अभी यहां पर देखिए मौर्य प्रशासन में 1 भाग ले जा रहा है और बाकी भाग किसान के पास है। तो किसान भी खुश रहेंगे, उसे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसान का परिवार भी चलता रहेगा। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उन्होंने उल्टा कर दिया। 1 भाग रहता था किसानों के पास और बाकी 10 भाग अंग्रेज ले जाते थे। तो ये बहुत बड़ा गलती था किसका? अंग्रेजों का, जिसके चलते अंग्रेज जो है वो किसानों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। अब आता है आपातकाल। आपातकाल का मतलब जब कभी इमरजेंसी लग गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अनाज कम पड़ने लगा, या युद्ध हो गया। युद्ध के समय ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, ज्यादा अनाज का जरूरत पड़ता है। तो उस समय जो राजा है वो आपके कर को बढ़ा सकता है। जैसे 1/6 ले रहा है तो 2/6 कर सकते हैं। जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी से भी कट लिया जाता था। कट का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि एक व्यापारी ने 20,000 रुपये की खरीदारी की, यानी उसको 20,000 रुपये का फायदा हुआ, तो इसमें से 5%, 2%, 3% जो भी है वो ले लेते थे। इसे कट कहते थे या भैट कहते थे। जो सामान्य लोग होते थे उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। जो नॉर्मल लोग होते थे वे भी टैक्स देते थे। तो राजस्व सबको ही को देना पड़ता था। अब आइए मार्ग व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। मार्ग मतलब रास्ता। किस प्रकार से रास्ता हुआ करता था? तो कहता है कि आने जाने के लिए समुद्री रास्ते तो थे ही, साथ ही साथ जमीनी रास्ते दोनों का प्रयोग किया जाता था। और उस समय समुद्री रास्ते का बहुत ज्यादा महत्व था और साथ ही साथ नदियों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। एक विशाल सड़क था तक्षशिला से लेकर के पाटलिपुत्र। तो यहाँ कहीं अफगानिस्तान में तक्षशिला है, समझ सकते हैं। और वहाँ तक्षशिला से लेकर के कहाँ तक? पाटलिपुत्र, जो कहाँ पर है? मगध। वर्तमान में जो पटना है ना, उसी का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो आप समझिए तक्षशिला जो अफगानिस्तान में है और जो पाटलिपुत्र पटना बिहार में है, वहां तक रोड बन गया था। अच्छी सड़क व्यवस्था थी और छोटी छोटी सड़कें थे जो राज्य में भी बनी हुई थी। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना जानते हैं ना, वैसे ही वहां पर भी सड़क बना होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर भी सड़क था जो उन सड़कों को जोड़ता था। अब दूरी बताने के लिए जरूरी है क्योंकि उन सड़कों पर पैदल सैनिक भी चलते होंगे, पैदल व्यक्ति भी चलते होंगे। उस समय ज्यादा गाड़ियां और बैलगाड़ी का प्रयोग तो होता होगा। गाड़ी तो बिल्कुल नहीं था, बैलगाड़ियों का प्रयोग होता होगा। तो सड़कों पर मील का पत्थर लगा हुआ था। ये देखिए, ये है मील का पत्थर। तो इसमें दूरी बताया जाता है कि कितना दूरी है। सड़क के किनारे धर्मशाला था। पैदल सैनिक थक जाएंगे तो धर्मशाला में आराम करेंगे। पानी पीने की व्यवस्था थी, इसके लिए निर्माण कार्य किया गया था। और
आने जाने के लिए राहगीर इसका क्या करते थे, प्रयोग करते थे। धर्मशाला में आराम कर रहे हैं, पीने का पानी पी रहे हैं, और इस प्रकार से वो अपनी यात्रा को करते थे। तो रास्ता भी बहुत ही बढ़िया था, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया जा सकता है। अब आता है प्रमुख राजनीतिक केंद्र, कहाँ से पूरी राजनीति चल रही थी। तो सबसे पहले याद रखिए राजधानी है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र कहाँ पर है, ये है जो है मगध में है, ठीक है, मगध में पाटलिपुत्र मौजूद है। तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। फिर आता है तक्षशिला, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तक्षशिला है। फिर आता है उज्जैनी, ये जिसे उज्जैन भी कहते हैं। यहाँ उज्जैनी के अलावा दो और महत्वपूर्ण स्थान थे, तोसली और स्वर्णगिरी। इस प्रकार से 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजनीतिक केंद्र का मतलब पूरा प्रशासन इसी 5 जगहों से चलता था। मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ते हैं, और अब आते हैं अशोक के बारे में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बन के उभरे। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली राजा जो थे वो अशोक थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार और इनकी माता का नाम सुभदागी थी। अशोक के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा। वह सबसे पराक्रमी शासकों में एक था। उन्होंने मगध के शासन को कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और उन्होंने कलिंग का युद्ध भी किया था। और यह जो युद्ध है इन्होंने जीता भी था, और यह युद्ध अंतिम युद्ध कहलाया अशोक के लिए, क्योंकि इसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसका भी कारण है। तो आगे आपको कलिंग युद्ध पहले पढ़ाते हैं। कलिंग कहाँ पर है, तो कलिंग वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कलिंग लिखा हुआ है। ओके, तो देख सकते हैं ये कहाँ पर है, वर्तमान उड़ीसा में है। यही क्षेत्र क्या कहलाता था, कलिंग कहलाता था। इस क्षेत्र को जीतकर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। इसी वजह से उन्हें दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व भारत में जाने का मार्ग मिलता था। इसकी वजह से ये जो कलिंग अगर जीत लेता तो उसे दक्षिण भारत में भी जाने का रास्ता मिल जाता, और दक्षिण पूर्व भारत जो है उन क्षेत्रों में भी जाने को मिल जाता। तो आइए आपको दिखाते हैं। पहले ये समझिए, ऊपर की दिशा को उत्तर कहते हैं, नीचे की दिशा को दक्षिण कहते हैं, और इस दिशा को पूर्व कहते हैं, और ये दिशा क्या है, पश्चिम है। तो सबसे पहले तो इसे दक्षिण दिशा में, यानी कि यहाँ से ये यहाँ पर बंदरगाह यानी कि समुद्र के किनारे से ये कहीं भी नाव की मदद से दक्षिण भारत में कहीं भी जा सकते थे बड़े ही आसानी से, क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग को सबसे सरल, आसान और कम खर्चीला और उस समय बहुत ही आसान माना जाता था, इसीलिए समुद्री रास्ता का वो प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व इस दिशा को कहेंगे, तो इस दिशा में यहाँ पर इस क्षेत्र में कहीं पर भी वो जा सकते थे, साथ ही इधर भी कहीं पर भी वो जा सकते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पहुंच सकते थे। तो इसीलिए वो इनको जीतना चाहते थे। इसी वजह से अशोक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई। इतने सारे लोगों की मृत्यु होता देख अशोक का मन परिवर्तित हो गया। ये होता है ना कि बहुत सा बार आदमी का दिल जो है वो पिघल जाता है। तो अशोक तो जीत गया, लेकिन अशोक ने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया कि वह क्या हुआ, वो उनका दिल परिवर्तित हो गया कि मेरे कारण से ही इतने सारे लोगों की मृत्यु होगी। उन्हें लगा कि इतने सारे लोगों की मृत्यु केवल उनके कारण हुई है। उस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और इसे अपने जीवन का आखिरी विजय बताया। इस युद्ध के बाद अशोक समाज कल्याण के कार्यों में लग गए और उन्होंने धम्म की रचना की। ये धम्म क्या होता है, अब आपको धम्म समझना होगा। तो आइए पहले धम्म को समझते हैं। पहले तो ये समझिए, एक धर्म है जिसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। और इस बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दी जाती है उसी तरह की शिक्षाओं को अपना करके अशोक ने एक नया नियम और कानून बनाया और इसी नियम और कानून को कहता है धम्म। तो धम्म कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है अशोक का जो धम्म है ये किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है, बल्कि कुछ सामान्य नियमों का समूह है जिसके अनुसार जीने पर एक व्यक्ति संतुष्ट एवं खुशहाल जीवन जी सकता है। तो अगर आप धम्म के नियम कानून को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल ही सफल हो जाइएगा। अगर व्यक्ति आपको संतुष्टि मिलेगी और आप खुशहाली का जीवन जिएंगे। अब चूंकि धम्म का वो एक अशोक क्या राजा है, वो खुद लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि उनके जो नागरिक है वह भी लड़ाई नहीं करे, तो इसलिए उन्होंने धम्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो धम्म के प्रचार करने के लिए महानत नाम के उत्तराधिकारी को नियुक्त करते हैं। और यह महामत, यहाँ पर महानत लिखा गया, महामत होगा, ठीक है। तो महामत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस धम्म का प्रचार करते
थे। अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी जाते थे वो इनका प्रचार करते थे और इस धर्म के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। तो धम्म में जो भी नियम कानून है उसके अनुसार वे उनको जीवन जीने के लिए कहते थे। धम्म में ऐसा क्या लिखा गया है, क्या नियम कानून है धम्म में? तो धम्म के विचार और नियम लिखते सबसे पहले अपने से जो बड़े हैं, चूंकि यहाँ गलत लिखा गया मैं इसको कर देता हूं, अपने से जो बड़े हैं, ठीक है, आपसे जो बड़े हैं उनका सम्मान करना है, दासों और सेवकों के प्रति दयावान रहना है। तो उस समय जो दास होते थे, जो सेवक होते थे, उनके प्रति कोई दया नहीं होती थी। उनसे जितना काम करवाना है, भले वो बीमार है, भले वो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी उनसे काम लिया जाता था, यानी दया बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता था। तो दासों और सेवकों को तो रखिए, लेकिन आपको उनके प्रति दया भावना भी रखना है। अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी धर्मों का सम्मान करना है। ऐसा मत समझना है कि मेरा धर्म सर्वोपरि है, मेरा धर्म बड़ा है और बाकी धर्म छोटा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। विद्वानों और जो ब्राह्मण है ये बहुत ज्यादा महान है, इनका सम्मान करना है। जैसा कि इतिहास में ही आप सीख चुके हैं कि घनानंद ने ब्राह्मण जो चाणक्य है उनका अपमान किया था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है, इसलिए उन्होंने विद्वानों, खास करके विद्वान का तो बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना है, उनका सम्मान करना है। अपने से जो छोटे हैं उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। पाप रहित जीवन जीना है, मतलब आपको पाप नहीं करना है। दान करना है जितना से ज्यादा हो सके। जन्म, मृत्यु, विवाह, व्रत आदि जैसे जो रीति रिवाज है, ठीक है, रीति रिवाजों को त्याग कर प्रेम करना है, दान करना है, दया करना है, इस तरह के रीति रिवाजों को पालन करना है। तो ये जो जन्म, मृत्यु, विवाह, ये सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल पुरानी है। आपको क्या करना है, त्याग करना है जितना ज्यादा हो सके, प्रेम करना है, दान करना है, दया दिखाना है, ये सारी रीति रिवाज को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। समय समय पर अपने अंदर झांकना है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, ये सारे सवाल करना क्या कहलाता है, अपने अंदर झांकना। मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, इससे लोगों का भला होगा, ये कहलाता है अंदर झांकना। और अपने बुरे कार्यों और आदतों को देखकर उसमें क्या करना है, सुधार करना है। तो अगर आपके पास कोई बुरे कार्य है उसको तो सुधारिए और उसमें अपनी आदतों में सुधार लाना है। तो आपको समझ में आ गया धम्म में क्या क्या नियम और कानून है। अब आइए अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास में जो भी चीजें लिखी जाती है उसका कहीं ना कहीं संबंध किससे है, अभिलेख से है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इतिहास है उसके दो स्रोत हैं। पहला तो साहित्यिक स्रोत है, पहले किताब वगैरह पढ़ लीजिए। अब जो दूसरा चीज है वो पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक का मतलब पत्थर, इमारत, कुछ भी मिल गया। वैसे उसमें ही एक और है, उसे कहते हैं अभिलेख। तो अभिलेख किसी पत्थर या मिट्टी के बर्तन, या तो किसी पत्थर पर या तो किसी मिट्टी के बर्तन पर या धातु पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। तो पहला सवाल का जवाब तो मिल गया, अभिलेख होता क्या है। अगर कोई भी चीज पत्थर पर लिखा हुआ है, मिट्टी के बर्तन पर लिखा हुआ है या तो किसी धातु पर खुदा हुआ है, तो ये कभी मिटने वाला है नहीं, ये लंबे समय तक रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं अभिलेखों के आधार पर हमने इतिहास को रचा है। तो अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेकों अभिलेखों की रचना की है, बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। इन अभिलेखों के अंदर अशोक द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, उन्होंने जितने भी जीते गए क्षेत्र थे, विजय के बारे में, और भी बहुत सारी उपलब्धियां, जैसा कि जानते ही कि राजा सब चाहता है कि उसकी बड़ाई हो, तो वो बड़ाई करवाने के लिए पत्थरों पर खुदवा करके लिखवा देते थे। लेकिन इनमें जो अभिलेख लिखे गए हैं उनमें कौन सी भाषा, कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था, उसमें ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था, जो लंबे समय तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इतना पुराना लिपि था, इतना ज्यादा कह सकते पुराना भाषा था, पुराना जो बोली थी कि इसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। अशोक के अभिलेख को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। जितने भी जो अभिलेख हैं, वृहद शिलालेख, पत्थरों पर लिखा गया लेख, वृहद मतलब बड़े बड़े, लघु शिलालेख मतलब छोटे पत्थरों पर लिखा गया, फिर स्तंभ लेख, स्तंभ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, स्तंभ, फिर होता है गुफा, कुछ गुफाओं में भी लिखा गया तो गुफा लेख। तो इस प्रकार से 4 लेख है। गुफा लेख को गुहा लेख भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इन अभिलेखों द्वारा मुख्य रूप से धम्म के प्रचार किया गया था। तो इन अभिलेखों में क्या किया गया था, धम्म का प्रचार, और आपको बता चुके हैं धम्म क्या है। और अशोक के अभिलेख में जो ब्राह्मणी लिपि, जो खरोष्ठी लिपि है, उसे कोई नहीं पढ़ पाया था। फिर अंत में जाकर के 1838 में जेम्स प्रिंसेप
ये कौन थे? ये एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, और इन्होंने क्या कर दिया था, इसको पढ़ करके बता दिया इसका क्या अर्थ होगा। 1838, अभी 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, तो 1838 में तो अंग्रेज अभी भारत में है ही, तो कौन पढ़ेगा? अंग्रेज ही पढ़े हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी लिपि का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में निकाला। अगर आप 12वीं के क्लास की शुरुआत करेंगे ना, दूसरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही लिखा गया है ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि के बारे में। मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा था, और इस उन्नति के चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज देखा और सीखा। अब कारण बताइए काहे उन्नति कर रहा था? सबसे पहले इसकी राजधानी किसी भी राजा को हराना है तो उसकी राजधानी को जीत लीजिए, हड़प लीजिए, राजा को मार दीजिए, पूरा प्रजा आपका हो जाएगा। लेकिन राजा को मार ही नहीं पाएगा, क्योंकि राजा कहाँ बैठा है? राजधानी, और यह राजधानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर आक्रमण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कुशल प्रशासन बहुत ही सटीक होता था। प्रशासन को इतना बढ़िया से बांटा था, जैसे कि देख सकते हैं केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और फिर स्थानीय प्रशासन, जो अभी भारत में अभी भी उसी तरह का व्यवस्था है। पहले केंद्रीय प्रशासन है, फिर प्रांतीय प्रशासन है, और फिर स्थानीय प्रशासन है। तो जब शुरू में हम आज़ाद हुए थे तब भी हमने उसे नहीं अपनाया था, बाद में जाके अपनाया, तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतर प्रशासन है जिसे आज भी हम लोग अपना रहे हैं। लोहे की उपलब्धता के कारण औजार की कोई कमी नहीं थी, और औजार की कमी कोई नहीं थी तो अस्त्र शस्त्र की भी कोई कमी नहीं थी। तो अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी तो युद्ध में कोई भी हमें हरा नहीं पाता था। यातायात की सुविधा जैसा कि बता चुके थे कि उज्जैनी से लेकर के पाटलिपुत्र तक रास्ता बन गया था, तो कहीं पर भी आक्रमण होता था सैनिक आसानी से पहुंच सकता था। जंगल बहुत ज़्यादा था, तो जंगल के कारण लकड़ियां बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाता था। और दूसरा बात है कि जंगल रहने के चलते जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, चूँकि उस समय ज़्यादातर जो ग्रामीण लोग हैं जनजातीय जीवन जीते थे, तो बाकी उन्हें खाने पीने की और लकड़ियों की कोई तकलीफ नहीं होता था, और साथ ही साथ लकड़ियों के औजार बनाना और लकड़ियों के बाकी सारी वस्तुएं बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाथी की उपलब्धता, हाथी बहुत ज़्यादा थे, और हाथियों की उपलब्धता के कारण जो राजा था वो जल्दी जीत जाता था, क्योंकि हाथी है ज़्यादा सैनिक को कुचल देता था और हाथी पर तक कोई पहुँच भी नहीं पाता था। और आप सभी जानते हैं हाथी की चमड़ी भी मोटी होती है, तो हाथी को भाला उला भौंकने पर भी जल्दी असर नहीं होता था। जलीय मार्ग, तो जलीय मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। मगध के आसपास का इलाका, वहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी, ये सारी नदियाँ थी। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र की बात करें तो पाकिस्तान के पास सिंधु नदी है। तो नदी की कमी नहीं थी, इसलिए जल मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचने के लिए। ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, ब्राह्मणवादी विचारधारा से दूर होने के कारण समान विकास था। ब्राह्मणवादी विचारधारा में क्या होता है? ब्राह्मणवादी विचारधारा ऋग्वैदिक काल में था, तो ब्राह्मणवादी विचारधारा में केवल ब्राह्मण का विकास होता है, और जो शूद्र जाति होता था उसका विकास बिल्कुल भी नहीं होता था। तो यहाँ पर लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा से बिल्कुल दूर थे, इसलिए सबका विकास हो रहा था, सबका विकास। इसलिए राजा का कोई विरोध ही नहीं कर रहा था। जब तक राजा प्रजा खुश रहेगा तब तक राजा का विरोध होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और इन सभी कारणों की वजह से क्या हो रहा था? इन सभी कारणों की वजह से जो सबका विकास हो रहा था। और फिर उपजाऊ भूमि, बिहार हम सभी जानते हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। हालांकि पंजाब भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। तो ये सभी किसके पास था? मौर्य साम्राज्य के पास था। उपजाऊ भूमि थी तो खेती की कोई कमी नहीं थी, और खेती की कमी नहीं थी तो प्रजा भी उदास नहीं था। लेकिन किसी का अगर विकास हो रहा है तो कभी ना कभी उसका अंत होगा। अब इसका अंत क्या है? क्योंकि जन्म हुआ है तो बुढ़ा जो है वो होगा ही। तो मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। कारण क्या है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कलिंग का युद्ध जब हुआ, तो कलिंग के युद्ध के बाद जो राजा अशोक है उन्होंने हथियार को डाल दिया, हथियार छोड़ दिया। जब हथियार उन्होंने छोड़ दिया तो युद्ध की नीति को छोड़ दिया, और उसके बाद जितने भी अधिकारी आए उन्होंने युद्ध करना बहुत ही कम समझा, क्योंकि उनको इस तरह से शिक्षा दिया गया कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो सभी उत्तराधिकारी कमजोर हो गए। कमजोर होने का कारण ये है कि वो युद्ध नहीं करने लगे। विदेशी लोगों ने आक्रमण कर दिया, उन आक्रमण का वो सामना नहीं कर पाए, क्योंकि वो युद्ध में बिल्कुल भी निपुण नहीं थे, कमजोर थे, आक्रमण का सामना नहीं कर पाए, तो वो हारते चले गए। उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई, वो खुद राजा बनने के लिए लड़ाई करने लगे। राजा बनने के लिए आपस में ही लड़ कट करके वो मरने लगे थे।
और सबसे ज़्यादा खराब बात, उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध करने लगा था। तो उस समय ब्राह्मण बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था और वो अपने ज्ञान के बलबूते पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते थे, जैसा कि खुद मौर्य साम्राज्य का स्थापना चाणक्य ने कर दिया था। चाणक्य एक तरह का ब्राह्मण था और बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। तो ब्राह्मणों का विरोध किया जाने लगा, अपमान किया जाने लगा और ये बिल्कुल शांति प्रिय नीति अपना लिए थे। राजा कभी भी शांति प्रिय नहीं होना चाहिए, वो खूंखार होना चाहिए, लड़ाई के लिए हमेशा उत्सुक। ये तो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। तो मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा था। राजकीय धन का जो है सेना के बजाय अन्य कार्यों पर खर्च होने लगा, अय्याशी करने लगा, बाकी सारी चीजों पर खर्च होने लगा, सेना पर खर्च नहीं होने लगा, जिससे सेना बिखर गई और इन सभी कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों का उदय हुआ। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कुषाण वंश का उदय हो गया, सातवाहन वंश का, और नीचे अगर दक्षिण भारत की बात करें तो चेर, चोल और पांड्या, इन राज्यों का उदय हो गया। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उस ऊपर की ओर अगर बात करें तो कुषाण शासक आ गया, पश्चिम में जो है शक हो गया, मध्य भारत की बोले तो मध्य भारत में वकाटक आ गया था। तो फालतू चीजें आते हैं। वकाटक हटाइए। वकाटक क्या होता है? हाँ सर जी, लास्ट था, कितना नंबर पर तो पहुंच गया। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अलग अलग राज्यों का उदय हुआ। तो अगर हम बात करें ऊपर, यानी कि ऊपर की बात करें तो कुषाण शासक आ गया, दक्षिण भारत में सातवाहन, चोल, चेर, पांड्या, ये सारे चीज आ गए। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ कुषाण शासन आ गया, बीच में सातवाहन आ गया, चेर, चोल, पांड्या, तो अलग अलग जो है शासक आ चुके थे। तो आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य खत्म और मौर्य साम्राज्य के बाद छोटे छोटे अन्य शासक आ गए। अब इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, बट इस चैप्टर में नहीं, हम इनके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये दूसरा चैप्टर? और हम बाकी चीज़ें भी कवर अप करेंगे, जैसा कि ये छोटा छोटा जो टॉपिक है इसके बारे में भी हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम इस पूरे हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ सकें। दूसरा चैप्टर का मुख्य लक्ष्य था कि हमें आपको अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर अप कर दें, जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है अभी क्लासेस डाउट्स, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर्स वीडियोज क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।